पुराना नीम का पेड़, जिसकी छांव तले बिछी चारपाई और उस पर बैठी एक विधवा स्त्री जिनका नाम सरस्वती देवी। उम्र कोई 55 साल रही होगी, लेकिन माथे की शिकन और आंखों की थकान में बरसों की मेहनत झलक रही थी। पास ही रसोई से सब्जी की महक आ रही थी। वहां उनकी बड़ी बेटी रेखा छोटी बहनों को निर्देश दे रही थी। सरस्वती की 5 बेटियां थी, रेखा, गीता, सरिता, मीना और पिंकी। सभी की उम्र में 2-2 साल का फर्क था, लेकिन माँ के लिए सभी बराबर। पति दीनदयाल की मृत्यु को 12 साल हो चुके थे। एक रेल हादसे में उनके जाने के बाद सरस्वती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने बहुत कुछ कहा, बेटियां है, अकेली औरत कैसे संभालेगी, किस्मत फूटी है इसकी, किसी के सहारे की जरूरत है। लेकिन सरस्वती ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सरस्वती की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी। सबसे पहले तुलसी को जल देना, फिर गौशाला में बकरी और गाय की देखभाल करना, उसके बाद बेटियों के लिए नाश्ता बनाना, फिर स्कूल की तैयारी करवाना और फिर खेत की ओर जाना जहाँ वो मजदूरी करती थी। शाम को जब वो घर लौटकर अपने चूल्हे के पास बैठती और अपनी बेटियों के चेहरे देखती तो वही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती। लड़कियां अपने माँ के जैसे ही हिम्मत वाली थी। रेखा ने 12वीं पास की थी और स्कूल की शिक्षिका बनने की तैयारी कर रही थी। गीता सिलाई का काम सीख रही थी। सरिता का झुकाव पढ़ाई और कंप्यूटर की ओर था। मीना को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और पिंकी, जो सबसे छोटी थी लेकिन सबसे तेज, उसकी कविता गांव की लड़कियों में नई जान डालती थी। सरस्वती को गर्व था अपनी बेटियों पर। वो उनसे हमेशा कहती, शरीर से नहीं बल्कि सोच से औरत को मजबूत बनाओ। 1 जुलाई की सुबह थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सरस्वती का चेहरा पीला लग रहा था। रेखा ने पानी और दवा दी, लेकिन माँ के सीने में दर्द था। उन्हें आनन फानन में कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में सरस्वती देवी ने रेखा का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, अब तू माँ है। उसके बाद उनकी सांसें थम गई। 5 बेटियां उस दिन एक साथ अनाथ हो गई। माँ की चूड़ी, माँ की रसोई, माँ की ममता सब एक झटके में छिन गई। सरस्वती की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में गांव के लोग आए, कुछ सहानुभूति देने के लिए और कुछ तमाशा देखने के लिए। माँ की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि गांव की निगाहें बदलने लगी। अब वो घर अकेला था जिसमें 5 जवान लड़कियां रहती थी। गांव के कुछ मर्दों ने मौके को अवसर समझा। मुकुंद साहू हर दिन कुएं के पास बैठा लड़कियों को देखता रहता। भोला यादव गली से गुजरते हुए बेमतलब का लड़कियों को देखकर मुस्कुराता। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा चुका था। 1 महीना बीत चुका था सरस्वती को गुजरे। घर की रोशनी अब कम हो चली थी और बेटियों की हंसी तो जैसे उसी दिन दम तोड़ चुकी थी। रेखा ने माँ की जगह तो ले ली थी। उम्र में भले ही 25 थी, लेकिन जिम्मेदारी ने उसे अंदर से बूढ़ा कर दिया था। सब कुछ संभालना, घर, खेत, जानवर और सबसे बड़ी बात अपनी 4 छोटी बहनों को माँ की तरह सहेजना। लेकिन समाज कहाँ चैन लेने देता है। शाम के वक्त जब सब बहनें घर के भीतर अपने अपने काम में लगी थी, दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। रेखा, अरे ओ रेखा, अब तो तेरी माँ भी नहीं रही, दरवाजा खोल। चंद्रू पहलवान था, गांव का वही शराबी जो पहले भी गली से गुजरते वक्त गंदी निगाहों से देखता था, अब खुलकर सामने आने लगा था। रेखा ने छोटी बहनों को भीतर कमरे में धकेलते हुए दरवाजा बंद किया और बोल पड़ी, दूर रहो हमारे दरवाजे से चंद्रू, हम बेबस है, बेसहारा नहीं। भीतर बैठी गीता कांप रही थी। सबसे छोटी सुहानी रोने लगी। रेखा दीवार से टिककर बैठ गई। आंखें भरी हुई थी, लेकिन वो आंसू अब डर के नहीं, गुस्से के थे। उसी रात उसने कसम खाई, अब कोई हमारी तरफ ऊंची आवाज में बोलेगा भी नहीं, हम सहेंगे भी नहीं, जवाब देंगे। दूसरे दिन गांव की पगडंडी पर पीपल के नीचे 4 औरतें बैठी थी। रजनी काकी, कमलाताई, सरोजबाई और सुलोचना। सबके हाथ में चिलम था, पट्टीदार पंखा था, लेकिन जुबानें ज्यादा तेज थी। रजनी काकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, देखा है तूने रेखा को, माँ के मरते ही जैसे वो घर की मालकिन बन गई, बड़ी आई माँ बनने वाली। कमलाताई बोली, अरे छोड़, 5-5 जवान लड़कियाँ अकेले घर में, कोई बात नहीं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव बदनाम होगा। सरोजबाई ने आंखें नचाई, मेरी माँ ने तो सबको शहर भेज दो, बड़े घरों में काम करेगी, पेट भी भरेगा और इज्जत भी बची रहेगी। सुलोचना ने भी धीमे से कहा, क्या पता कब कौन सी बहन किसके साथ भाग जाए, माँ तो रही नहीं, बाप का नाम तो था ही नहीं। चारों औरतों की बातें हवा में गूंज रही थी। उनके शब्दों में जहर था और उनकी नजरों में ताने। पास ही से एक छोटी लड़की गीता पानी भरने आ रही थी। उसने वो सब सुना और बाल्टी लिए चुपचाप घर लौट गई। उस दिन पहली बार रेखा की बहनों को समझ आ गया कि माँ का साया सिर से उठने के बाद दुनिया कितनी बेरहम हो जाती है। नीम के पेड़ के नीचे सुबह की हवा चल रही थी। हल्की धूप में रेखा ने माँ की चिता की राख एक छोटी से थाली में रखकर पेड़ के नीचे रख दी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी। चारों बहनें उसके पास खड़ी थी।
अब हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी है, उसने बहनों से कहा। रेखा ने राख की ओर देखते हुए कहा, अब हमें खुद अपनी रक्षा करनी है, कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। उस दिन पहली बार बहनों ने अपनी बड़ी बहन को किसी माँ की तरह बोलते हुए नहीं, एक योद्धा की तरह देखा। अगली सुबह रेखा अकेले सरपंच के घर पहुंची। गांव के सबसे बड़े दरवाजे के सामने खड़ी वो भीतर गई और सरपंच से कहा, मुकुंद, भोला और चंद्रू हमें लगातार परेशान कर रहे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। सरपंच ने पान चबाते हुए कहा, बेटी, ये गांव है, यहाँ शिकायतें नहीं चलती, रिश्ते चलते हैं। और तेरे घर में अब मर्द कौन है? रेखा ने उसका जवाब नहीं दिया, सीधी कस्बे के थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने कानून की धाराओं का नाम लिया, जैसे माँ से सीखा हो सब कुछ। एफआईआर लिखी गई, लेकिन साथ ही गांव में तूफान खड़ा हो गया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव का अड्डा लोगों से भरा था। मुकुंद गुस्से से खड़ा हुआ और जोर से बोला, इनके घर अब मर्द नहीं है, इसलिए ये औरतें अब खुलेआम घूम रही है, एफआईआर करवाती है, पंचायत को ठेंगा दिखाती है। लोग खुसुर पुसुर करने लगे। रेखा और उसकी बहनें चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे झुके नहीं थे। तभी भीड़ में से एक महिला उठ खड़ी हुई, मास्टर रामनिवास की पत्नी शांता देवी। उनका चेहरा सख्त था, आवाज में दृढ़ता। इन लड़कियों को नहीं, तुम्हें डरना चाहिए मुकुंद, क्योंकि ये अब कमजोर नहीं, साहसी है। तुम जैसे मर्द गांव की शर्म हो, ये लड़कियां नहीं। पूरा चौक कुछ पलों के लिए शांत हो गया। पहली बार किसी ने लड़कियों के पक्ष में खुलकर बोला था। उस दिन रेखा और उसकी बहनों ने सिर्फ एफआईआर नहीं दर्ज करवाई थी, उन्होंने एक लकीर खींच दी थी। अब वो डर से नहीं, अधिकार से जीने का फैसला कर चुकी थी। संघर्ष के बाद की सुबह जैसे गांव में एक नई हवा लेकर आई थी। गांव की औरतें अब रेखा को देखकर सिर हिलाकर नमस्कार करने लगी। रेखा ने पंचायत के विरोध के बावजूद स्कूल में स्थायी शिक्षक पद के लिए आवेदन किया और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसे मंजूरी मिल गई। वो अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी और उन्हें अपने जैसे मजबूत बनने की प्रेरणा देती थी। गीता ने माँ के पुराने कमरे को साफ करके उसमें सिलाई मशीन लगाई और एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया। पहले वो खुद सीखी, फिर गांव की लड़कियों को सिखाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका छोटा केंद्र गांव की सबसे व्यस्त जगहों में बन गया। सरिता, जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी, शहर गई और वहां से कंप्यूटर कोर्स पूरा कर लौटी। गांव लौटते ही उसने पंचायत भवन के पास एक डिजिटल साक्षरता क्लास शुरू की। अब वह बुजुर्गों को मोबाइल चलाना सिखाती थी और बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी बातें। मीना ने घर के आंगन में बैठकर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। पहले पहले गांव के लोग हिचके, लेकिन जब बच्चों के रिजल्ट बेहतर आए तो अब लोग खुद अपने बच्चों को मीना के पास भेजने लगे। उसकी मुस्कुराहट में आत्मविश्वास लौट आया था। सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज पिंकी, उसने सोशल मीडिया की ताकत पहचानी और अपने शब्दों को आवाज़ दी। अपनी लिखी कविताएं उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालनी शुरू की। उसकी एक कविता जो वायरल हो गई थी, हमें मत घूरो, हमें मत तोलो, हम माँ की ममता है, डर नहीं हौसला है। इस कविता ने न सिर्फ गांव की बल्कि आसपास के कस्बों की भी लड़कियों को अपनी आवाज़ देने की प्रेरणा दी। रेखा और उसकी बहनों ने साबित कर दिया था, अगर इरादा मजबूत हो तो अंधकार में भी नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। सरस्वती देवी नहीं रही, लेकिन उनका सपना अब सांस ले रहा था बेटियों के रूप में। वही नीम का पेड़ अब एक नई सुबह का गवाह है। उसकी छांव तले बना है सरस्वती महिला केंद्र, जहां हर दिन बेटियां अपने सपने बुनती है। रेखा, गीता, सरिता, मीना और पिंकी अब सिर्फ नाम नहीं, उम्मीद की मिसाल है। उन्होंने साबित किया, माँ की छाव चली गई, लेकिन अब हम खुद एक दूसरे के लिए छाव बन गई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।